मेरी बेटी ने लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम पे काम किया था, मतलब टाइम पास करने के लिए, ऑलमोस्ट 4 मंथ के करीब। इस दौरान इस बेटी की मुलाकात इस हरमन और साहिल से हुई है। इसने बोला कि मैं आपको अच्छी फिल्मों में काम दिला दूंगा, अच्छे प्रमोशन करा दूंगा और अच्छे सिंगर के साथ में आपके सॉन्ग करवा दूंगा। तो बेटी ने 3-4 महीने मतलब सिंगर के साथ में काम नहीं किया, जस्ट एक कंपनी की एम्बेसडरिंग करी है, वो भी चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर। इस दौरान उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, बेटी का कॉलेज खुल गया, तो बेटी ने इसको मना कर दिया कि मैं काम नहीं कर सकती। उसने फिर इसको वन साइडेड इमोशनली मतलब अटैचमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बेटी ने जैसे ही पता लग गया इसको, उसने उसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। इन बिटवीन बेटी के कॉलेज खुल गए थे, इसने अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया। जब कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया तो इसने फिर इसको कॉलेज में जाके हरासमेंट करना, प्रेशर करना, पीछा करना, हर जगह मतलब बार बार फ़ोन करना, मैसेज सेंड करना, कभी वीडियो बनाना कि मैं आपके बगैर जहर खा लूँगा, नकली रेड डाल के कुछ फेस के ऊपर मैं अपनी नस काट लूँगा, यहाँ पे नाम लिखवा लिया। जब ये सब किया तो बेटी ने इसको ब्लॉक कर दिया और इससे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। तब जब बेटी ने अपना इसके दौरान बेटी ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। जब नंबर चेंज कर लिया तो ये कॉलेज में आने लग गया, कॉलेज में आके बेटी को छेड़ने लग गया। एक दिन यहाँ से हाथ पकड़ लिया, फिर उसके बाद आगे यहाँ से बेटी की एक दिन चेस्ट पकड़ ली। जब बेटी ने 100 नंबर पे कॉल करने की थ्रेट किया तब जाके वहाँ से दौड़ गया ये। उसके बाद इसने फिर जैसे हमारे सेक्टर 30 की मार्केट में ये और इसका फ्रेंड मनिंदर एक दिन गाड़ी में लेके आए, नशे की हालत में थे, बेटी को रोका, इसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करी और ये कहने लगे अगर आप नहीं चलोगे तो हम आपको एसिड अटैक कर देंगे, जान से मार देंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਹਿਲ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ? या तो उनका पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर वो एसएसपी से डीआईजी प्रमोट हो चुके हैं, पंजाब कैडर के हैं, पंजाब में जाना है। उसने ये बताया कि यहाँ तो मैं 2-3 महीने का मेहमान हूँ, वहाँ पंजाब में जाके अगर मैं पंजाब के किसी अफसर की बात नहीं मानूंगा तो उससे मेरे लिंक और वो मेरे अच्छा नहीं होगा। आई थिंक पंजाब डीजीपी का उनके पास फ़ोन पक्का आया है और वो डीजीपी के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। पैसे की विवाद का लगता हो है सकता है अगर कुछ उधर से कुछ पैसे वैसे भी दे दिए हों पार्टी ने। तो ये देखो ना, 4.5 महीने बीतने के बाद है, 4.5 महीने बीत चुके हैं, 2 एफआईआर पेंडिंग हैं, 2 डीडीआर पेंडिंग है, एक पत्थर फेंकने की डीडीआर पेंडिंग है, एक फ़ोटो मोर करके सोशल साइट पर डालने की वीडियो डीडीआर पेंडिंग है, जिसमें आईटी एक्ट 67 लग चुका है, इतनी धाराएं लग चुकी हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? मेरी बेटी ने लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम पे काम किया था, मतलब टाइम पास करने के लिए, ऑलमोस्ट 4 मंथ के करीब। इस दौरान इस बेटी की मुलाकात इस हरमन और साहिल से हुई है। इसने बोला कि मैं आपको अच्छी फिल्मों में काम दिला दूंगा, अच्छे प्रमोशन करा दूंगा और अच्छे सिंगर के साथ में आपके सॉन्ग करवा दूंगा। तो बेटी ने 3-4 महीने मतलब सिंगर के साथ में काम नहीं किया, जस्ट एक कंपनी की एम्बेसडरिंग करी है, वो भी चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर। तो इस दौरान उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, बेटी का कॉलेज खुल गया, तो बेटी ने इसको मना कर दिया कि मैं काम नहीं कर सकती। उसने फिर इसको वन साइडेड इमोशनली मतलब अटैचमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं आपसे ये करता हूँ, मैं आपसे इंप्रेस हूँ, मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। बेटी ने जैसे ही पता लग गया इसको, उसने उसे डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। इन बिटवीन बेटी के कॉलेज खुल गए थे, इसने अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया। जब कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया तो इसने फिर इसको कॉलेज में जाके हरासमेंट करना, प्रेशर करना, पीछा करना, हर जगह मतलब बार बार फ़ोन करना, मैसेज सेंड करना, कभी वीडियो बनाना कि मैं आपके बगैर जहर खा लूँगा, नकली रेड डाल के कुछ फेस के ऊपर मैं अपनी नस काट लूँगा, यहाँ पे नाम लिखवा लिया। जब ये सब किया तो बेटी ने इसको ब्लॉक कर दिया और इससे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। तब जब बेटी ने अपना इसके दौरान बेटी ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। जब नंबर चेंज कर लिया तो ये कॉलेज में आने लग गया, कॉलेज में आके बेटी को छेड़ने लग गया। एक दिन यहाँ से हाथ पकड़ लिया, फिर उसके बाद आगे यहाँ से बेटी की एक दिन चेस्ट पकड़ ली। जब बेटी ने 100 नंबर पे कॉल करने की थ्रेट किया तब जाके वहाँ से दौड़ गया ये।
उसके बाद इसने फिर जैसे हमारे सेक्टर 30 की मार्केट में ये और इसका फ्रेंड मनिंदर एक दिन गाड़ी में लेके आए, नशे की हालत में थे, बेटी को रोका, इसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करी और ये कहने लगे अगर आप नहीं चलोगे तो हम आपको एसिड अटैक कर देंगे, जान से मार देंगे। तब बेटी ने फिर तुरंत उसके 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी तो भाग गई है। इसके बाद जब इसने इससे भी काम नहीं चला तो इसने हमारे को पैसे की डिमांड करना शुरू कर दी कि भाई मेरे इतने अमाउंट है, इतने आपके पेंडिंग गिफ्ट पड़े हैं, इतना मेरा चैनल का गिफ्ट पड़ा हुआ है जो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनवाया है। तो हमने सोचा चलो पैसे का मैटर है, इससे एक बार मिल के देख लेते हैं। इसने हमारे से 31,000 रुपीज़ कैश ले लिया और रिटर्न में इससे हमने एग्रीमेंट कर लिया एक कि 31,000 रुपीज़ लेके भाई इस मैटर को शॉर्ट आउट कर दिया जाए, जिसमें हम सबके साइन है। ये रेजोल्यूशन हमारे ऑफिस में बैठ के पास हुआ था। तो उसके बाद इसे लिखवा लिया कि मैं आपको डिस्टर्ब करने की, कोई परेशानी करने की, कोई टच नहीं करूँगा और आपस में हमारा लेन देन भी फिनिश हो चुका है। उसके बाद फिर इसने स्टार्ट कर दिया टॉर्चर करना कि मेरे इतने पेंडिंग पैसे और भी हैं, क्योंकि मेरे को मैंने ब्लॉक कर दिया, इसको बेटी ने ब्लॉक कर दिया, वाइफ ने ब्लॉक कर दिया। आप पुलिस के पास नहीं गए थे? तक हम पुलिस के पास नहीं गए थे। तो उसके बाद फिर हम ये 30 मार्च की बात है, ये 30 मार्च का रेजोल्यूशन है ये। तो उसके बाद 18 अप्रैल तक ऐसे ही ये टॉर्चर करता रहा, पीछा करता रहा, कॉलेज में करता रहा, मेरे को फ़ोन करता रहा। जब हमें ये लगा कि 18 अप्रैल आ चुकी है और इसको इसने हमारे से और पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए कि मेरे 1 लाख रुपये पेंडिंग और हैं। तब हमने सोचा कि अगर इसको 31,000 रुपये दिए हैं, अब इसको 1 लाख रुपये देंगे, कल को अगली डिमांड 5 लाख रुपये की आएगी। तब हमने सोचा कि हम कंप्लेंट करते हैं। 18 अप्रैल से पहले 3 दिन के लिए हम लोग हिमाचल गए हुए थे फैमिली के साथ में। मेरी बेटी ने वीडियो डाली थी अपनी सोशल साइट के ऊपर। मेरी उसकी वीडियो क्लिप करके मेरे को सेंड कर रहा है कि तेरी बेटी कहाँ घूम रही है। अब बेटी मेरी है, मेरे साथ घूम रही, सो क्या दिक्कत है। तब फिर मैं घर पे आया, जब आया तो भाई साहब मेरे ऑफिस में पार्टनर हैं, उन्होंने बताया कि 3-4 चक्कर यहाँ पे लगा चुके हैं और बड़ा रफ बोल गए हैं। तब मैंने सोचा कि अब कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब हम 18 अप्रैल को सुबह सुबह कंप्लेंट लेके पहले एसपी ऑफिस गए। एसपी साहब ने डीएसपी को भेज दिया, डीएसपी ने आगे एसएचओ को मार्क कर दिया। एसएचओ ने इन सेक्शन के अंदर 354 से जो 384, 506, 509 के तहत एफआईआर 71 लॉन्च कर दी। जब एफआईआर 71 लॉन्च करे तो इन बिटवीन शाम हो गई। तो घर से फ़ोन आया मेरे बेटे का कि ऐसे ऐसे 2-3 लड़के और लड़कियां ज़बरदस्ती घर में घुस रहे हैं और बाहर जाके हल्ला पा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तब एसएचओ साहब मेरे साथ में आए और फटाफट उन्होंने गाड़ी उठाई और वहाँ पे पहुंचे। तो पुलिस की गाड़ी देख के जो ये मेन एक्यूज हरमन है, ये जस्ट 10 मीटर पहले गाड़ी देख के गली में से निकल के भाग गया और जो मनिंदर और सनाया है वो घर बैठे थे, वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तब से लेके अब तक फरार है ये। उसके बाद 18 अप्रैल के बाद जो 71 एफआईआर थी, ट्रेस पासिंग की 72 एफआईआर और दर्ज कर ली गई, ट्रेस पासिंग। तो उसके बाद से लेके पुलिस ने कुछ दिन तो कार्रवाई करी है। उसके बाद आई थिंक एसपी साहब से मिले हम। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड टाइम एसपी का रिस्पॉन्स ठीक था। जब हम बार-बार उनसे, मैंने 4 बार मैं मेरा सवाल यही था भी जो मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਹਿਲ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा? या तो उनका पॉलिटिकल दबाव होगा या फिर वो एसएसपी से डीआईजी प्रमोट हो चुके हैं, पंजाब कैडर के हैं, पंजाब में जाना है। उसने ये पता है कि यहाँ तो मैं 2-3 महीने का मेहमान हूँ, वहाँ पंजाब में जाके अगर मैं पंजाब के किसी अफसर की बात नहीं मानूंगा तो उससे मेरे लिंक और वो मेरे अच्छा नहीं होगा। आई थिंक पंजाब डीजीपी का उनके पास फ़ोन पक्का आया है और वो डीजीपी के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। अब उन्होंने पता है चंडीगढ़ तो मैंने रहना है कुछ टाइम है, तो वहाँ आगे सर्विस तो वहीं करनी है। तो पंजाब डीजीपी या पंजाब गवर्नमेंट पंजाब उसके अंदर के प्रेशर के अंदर हैं। आप थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसे की भी बात कर लगता हो है सकता है अगर कुछ उधर से कुछ पैसे वैसे भी दे दिए हों पार्टी ने। तो ये देखो ना, 4.5 महीने बीतने के बाद है, 4.5 महीने बीत चुके हैं, 2 एफआईआर पेंडिंग हैं, 2 डीडीआर पेंडिंग है, एक पत्थर फेंकने की डीडीआर पेंडिंग है, एक फोटो मोर्फ करके सोशल साइट पर डालने की वीडियो डीडीआर पेंडिंग है, जिसमें आईटी एक्ट 67 लग चुका है, इतनी धाराएं लग चुकी हैं। तो चंडीगढ़ पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? बता रहे थे एसएसपी के पास आप 2 बार गए, सही रहा क्या? ऐसी एसएसपी की क्या मेहरबानी है, ऐसा क्या आशीर्वाद दे रखा है एसएसपी ने, उसको अरेस्ट नहीं कर रहा? कुछ ना कुछ तो लिंक है ना कहीं मिस्ट्री कुछ तो है, पैसे की है, अप्रोच की है, पॉलिटिकल अप्रोच की है, पुलिस की है, कहीं ना कहीं कुछ तो रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? या उनका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार लगता है वो, या हम उसके दुश्मन हैं? हमने जो पर्चे कटा रखे हैं, बेटी का मैटर है। चंडीगढ़ पुलिस तो वैसे बड़ी एक्टिव है, तुरंत कहते हैं तुरंत कार्रवाई कर लेती है। मेरे केस में तो 4.5 महीने बीत चुके हैं, अब तक तो मुझे इंसाफ मिला नहीं है। मैं एसएसपी ऑफिस में कम से कम 10 बार जा चुका हूँ। मैं लास्ट टाइम किसी अफसर को लेके गया था जो उनका नॉन था, तो उस टाइम उसने बोला जी ठीक है जी, मैं जल्दी इमीडिएटली अरेस्ट करा लूँगा। एसएचओ फ़ोन कर दिया, ठीक है जी देखना। उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद गया, सर मैं कहा जी हफ्ता बीत चुका है जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डायरेक्टली उसने मुझे गुस्से में रफ लैंग्वेज के अंदर बोला, वकील साहब ठंड रखो, ठंड रखो, पेशेंस रखो, जब तक बेल का ऑर्डर नहीं आता तब तक उसको मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं कहा सर ऐसा कौन सा हाई कोर्ट, कौन सा कोर्ट, कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली बेल पेंडिंग, कोई पुलिस को ऑर्डर नहीं है, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते? अरे बोल दिया ना,
जब तक बेल की वेट करो, ठंड रखो। मैं कहा ये तो एक मोनोपोली होगी फिर। भाई एक वकील को आप ऐसे बोल रहे हो, जिस जो खुद केस लड़ रहा है अपना केस, उसको बोलो ठंड रखो, कोर्ट के ऑर्डर आने दो, वेट करो। किस चीज़ की वेट करें? फिर मैंने सोचा पेशेंस रख ली मैंने, फिर 1 महीना उसके पास में नहीं गया। जब ये 24 तारीख को, इसी को अगस्त को बेल रिजेक्ट होगी, अभी मंडे को मिल के आया हूँ मैं जाके। मैं कहा सर अब तो बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है और 4.5 महीने बीत चुके हैं, अब तो उसको अरेस्ट करो। कह रहा ठीक है कर लेंगे। मैं कहा सर ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे। मैं कहा देखने से और करने से काम नहीं चलता, अब तो इमीडिएटली अरेस्ट कराओ उसको, अब तो कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं। कह रहा यार बोल दिया ना कर लेंगे, यार बोल के कह रहा है यार बोल दिया ना कर लेंगे। मैं फिर सुन के, मैं अफसर सीटे बैठा है ड्यूटी में, मैं कुछ गलत बोलूँगा तो बोलेगा मतलब ड्यूटी टाइम पे मेरे से मिसबिहेव किया, तो मैं अपना चुपचाप गर्दन नीचे करके बाहर आ गया वहाँ से। मतलब एक मजबूर बाप की तरह आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा बिहेवियर रहा शुरू से एसएसपी? शुरू में फर्स्ट और सेकंड टाइम ठीक था, उसके बाद टोटली रूडली। मेरी बेटी भी गई है, मेरी बेटी की फ्रेंड भी गई है, हम और भी मेरे फ्रेंडों को लेके गया हूँ। मैंने हर तरह से अप्रोच लगा के देख ली है, मेरी अप्रोच सारी फेल हो चुकी है। लोगों को ये बोलता है कि उस वकील से मुझे इरिटेशन हो चुकी है, उसके चेहरे से मुझे इरिटेशन हो चुकी है। मैं आऊंगा ही नहीं, अगर मेरे को इंसाफ आप फर्स्ट सेकंड टाइम ही दे दो तो मेरे को क्या जरूरत है? अगर मेरा वो एक्यूज है ऐसा हो जाता, मैं वहाँ पे जाके क्या मिठाई बांट के आऊँगा, मैंने क्यों लेना उसके पास? जब ये बोल रहा है कि उसके चेहरे से मुझे इरिटेशन हो चुकी है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो अकी बकी है ना। हमारे से खुल के बात नहीं कर रहा, खुल के बिहेव नहीं कर रहा, कि रूडली बोल रखा है, सरेआम मतलब कह रहा है ठंड रखो ठंड रखो ठंड रखो, वेट बेल की वेट करो। तो कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री इस केस के अंदर है। एसएसपी की बात कर ले, नीचे जो पुलिस है, सारी जो पुलिस है, उसका बिहेवियर कैसा है? नीचे की पुलिस का एसएचओ साहब बड़े नाइस हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं मेरे लिए। जैसे भी मैं बोलता हूँ मेरे को फुल कोऑपरेट करते हैं, और मेरे कहने से उन्होंने 2-3 बार रेड भी लगवाई है। रेड में मैं भी गया हूँ, एक बार मैं फिरोजपुर गया था, सॉरी राजस्थान गया था। एक बार मैं फिरोजपुर, जब मैं फिरोजपुर रेड पे गया अपनी गाड़ी में लेके, तब मेरे पहुँचने से आधा घंटा पहले जो उसकी एक्यूज़ है उसकी फैमिली बाहर निकल गई। मैं कहा ये कैसे पता लग गया कि पुलिस आ रही है यहाँ पे? भाई पुलिस आ रही है तो फैमिली कहाँ होगी? मैंने पड़ोस में पूछा था किसी से, मैं कहा जी दुकानदार से, मैं कहा कब? कह रहा आधा घंटा पहले तो यहीं पे थे। हाँ, आधा घंटा पहले ही थे। मगर जब आधा घंटा पहले थे और घर में एक बूढ़ी माँ बैठी है, उसको छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब पुलिस भी कहीं न कहीं किसी न किसी से लीक होती है बात। चाहे तो वो पंजाब पुलिस मिली हो या चंडीगढ़ पुलिस मिली हो, कहीं न कुछ तो इसमें भी गड़बड़ है। तब मुझे सोचा कि मैं पुलिस के साथ में जाके रेड मरवाऊँगा, नेचुरली मेरा ही पेट्रोल फूक रहा है, मेरा ही खर्चा लग रहा है, तो इट मीन्स फिर मैंने जाना छोड़ दिया उनके पास। कह रहे हो कि प्रभाव है, ऊपर से बात हो रही है या पैसे की बात है, क्या क्या कनेक्शन क्या लगता है, क्या क्या पीछे से ऐसा क्या दबाव है? अगर राजनीति को दबाव कनेक्शन जो अपोजिट पार्टी है उसने कोर्ट को भी मतलब अप्रोच करने की कोशिश करी है। नेचुरली पुलिस को तो अप्रोच पक्का किया उन्होंने। जो और भी जो मतलब जो इस केस से रिलेटेड बंदे हैं, जो नाम तो मैं लेना चाहता, उनको भी उन्होंने प्रेशराइज करने की, अप्रोच करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल अप्रोच की है। पॉलिटिकल पूरा बैकग्राउंड है? हाँ जी, हाँ जी। पत्थर मारने वाली बात आपने बोली है, घर में पत्थर मारा लेटर, वो क्या था? वो 23 मई को जब हम रात को सो रहे थे, तो मुझे ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी घर में, जैसे कि कोई बम फटा हो या कुछ भी ज़ोर से आवाज़ आई। मैंने बाहर निकल के देखा तो 2-3 लड़के हल्के से बाइक पे नज़र आए थे। तब मैंने कुछ नहीं किया, उसको देखा मैंने पत्थर पड़ा है। तब मैंने कंट्रोल में फ़ोन किया, 12:30 बजे, 1 बजे पुलिस आई। पुलिस वालों ने खोल के देखा, उसमें एक थ्रेटनिंग लेटर था, जो लेटर मेरे पास है अभी, कि तुसी मैनू जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अदरवाइज़ केस वापस ले लो, नहीं तो मैं मतलब सोशल साइट पे वीडियो डाल दूँगा। ऐसा कुछ लेटर, ऐसा कुछ उसमें थ्रेटनिंग लिखी हुई थी। क्या वीडियो डाल देगा, क्या वीडियो? उसके पास बेटी की, जैसे इंस्टाग्राम में काम करते थे ये, सारी वीडियो उसके पास हैं, सब कुछ उसके पास है। उसने ये किया अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, मेरे पास अपोजिट पार्टी की ओर से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी काफ़ी प्रेशर आ चुका है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अदरवाइज़ आप बेटी के बाप हो, कल को बेटी की मैरिज करनी है, वो हम नहीं तो जो वीडियो है वो वायरल कर देंगे। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा, जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगी। का मामला भी कुछ आया क्या? फ़ोटो का मामला उसके बाद 23 मई के बाद उसने लेटर भेजा। अभी कुछ दिन पहले डेट है उसमें 8/8 को, 8 तारीख को उसने मेरी बेटी की फ़ोटो मोर्फ करके, जैसे गर्दन किसी की है, नीचे की धड़ किसी की है, न्यूड फ़ोटो बना के इंस्टाग्राम आईडी से फ़ोटो क्लिक करी, चुराई और उसको वायरल कर दिया। तब ये एक डीडीआर और कटवा दी फिर हमने। इसमें आईटी एक्ट 67 लग गया इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये चीज़ें सब हाई कोर्ट की फाइल में एडमिट है। तो आप साइबर क्राइम में भी गए हो? साइबर सेल में भी मैंने कंप्लेंट दी हुई है, 2 कंप्लेंटें दी हुई हैं, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी एक्शन? कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक। अभी सेक्शन मेन एक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ। वो कहते हैं जी वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे परमिशन भेजी हुई है, वहाँ से परमिशन आएगी तब उसको लोकेट करेंगे हम। क्यों नहीं करवाते आप उसको, क्यों नहीं? आप कोर्ट का सहारा तो आप ले ही सकते हो। ये तो फिर कुलदीप चैल से पूछो, उसने प्रेशर डाल रखा है कि पियो नहीं करना, वो मेरी फेवर का बंदा है। तो आपने उसके आला अधिकारियों से बात नहीं की उससे? मैं आईजी साहब से मिला हूँ, डीजीपी को भी दिया हुआ लेटर। उन्होंने एक बार फ़ोन किया था, आईजी साहब ने इस केस को ट्रांसफ़र करके सीआई को दे दिया है। आईजी साहब और सब कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में भी पूरा कोऑपरेशन है,
अगर मैं भी जाऊँगा तो मुझे मतलब ये नहीं लगेगा कि मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा। आश्वासन ज़रूर मिलता है मुझे वहाँ से, लेकिन एक्चुअल में कार्रवाई नहीं होती। 4 महीने से आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है मेरे को, लेकिन वहाँ से कम मुझे मेरे से रूडली तो नहीं बोलता कोई। एसएसपी ऑफिस मुझे जाने से डर लगता है, कभी मुझे वहाँ पकड़वा ना दें। मुझे मुझे ये भी आशंका है, मैंने एसएसपी साहब के खिलाफ कंप्लेंट की है, इन फ्यूचर मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ में, झूठा केस डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि कई लोगों ने मना आप किया था कि आप मत जाओ, कल को पुलिस आपके अगेंस्ट हो जाएगी, पुलिस आपके अगेंस्ट कुछ भी कर सकती है, पुलिस से दुश्मनी लेना सही नहीं होता। मैं कहा मेरी बेटी के इंसाफ के लिए मैं तो जाऊँगा, जो होगा देखी जाएगा। कल को मैं इस चीज़ से मतलब डरा हुआ रहूँगा कि पुलिस मेरे साथ में एसएसपी कुलदीप चहल कुछ भी करवा सकता है, बदले की भावना लेके। क्लियर इल्जाम ये लगा रहे हैं पुलिस पे भी कुछ हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे से कुछ होता है तो इसमें फिर इल्ज़ाम एसएसपी कुलदीप चहल के पास जाएगा। उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री है और कुछ मैंने होम मिनिस्टर को भी लेटर डाला हुआ है, होम मिनिस्टर को मेल भी की हुई है, होम मिनिस्टर को सेम लेटर डाला हुआ है, मेरे पास उसकी रिसिप्ट है, स्पीड पोस्ट किया हुआ है। डीजीपी को किया हुआ है, आईजी साहब को किया हुआ है, होम सेक्रेटरी को किया हुआ है, स्पेशल सेक्रेटरी को किया हुआ है, हर जगह किया हुआ है। अभी ये नहीं है कि आपके जो बार एसोसिएशन है सारे हैं वो आपके साथ नहीं? बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड किया था, एक दिन के लिए हड़ताल की थी कुछ टाइम पहले, पेपर में न्यूज़ आई हुई है वो, कुछ नहीं बना। पूरा दिन वर्क सस्पेंड रहा, आफ्टर मतलब 12 बजे के बाद सब काम काज बंद। आप कानूनी माहिर हो, कोई कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि कोर्ट के थ्रू आप कोई ऐसी कार्रवाई? कोर्ट से तो हमने बेल रिजेक्ट कर दी, तो ये तो पुलिस का काम है ना, कोर्ट थोड़ी पकड़ के लेके आएगी। मैंने एक्यूज को पकड़ी तो पुलिस की ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, फिर वो बोले हाई कोर्ट से होने दो। अब हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई तो फिर कल को कुलदीप चहल बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से ऑर्डर आने दो। ये क्या मतलब है? मतलब सुप्रीम कोर्ट की वेट करूं मैं? अगर मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो उस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर देना था, हफ्ते के बाद वहाँ से नोटिस आ जाता, तो फिर वो कुलदीप चहल बोलता कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ चुका है, वहाँ से आने दो। वहाँ से तो 6 महीने भी रिजल्ट नहीं आना है। कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मैसेज मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों से मुझे विश्वास है, कुलदीप चहल पे मेरा विश्वास टूट गया है, बाकी एसएचओ के पास विश्वास है। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। आप खुद भी वकील हो और आप भी कोर्टों के चक्कर काट रहे हो, अनों के चक्कर काट रहे हो, फिर आम इंसान का क्या बनेगा यहाँ? अगर मैं खुद अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाता हूँ, अगर एक वकील को इंसाफ नहीं मिलता है, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? चंडीगढ़ पुलिस तो इस माने में हम लोग कहते हैं चंडीगढ़ पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तो मतलब कुछ उल्टा ही हो रखा है। एक एसएसपी अपनी मोनोपोली कर रहा है। तो आप आज एक लड़की के मजबूर होकर पिता को आज लोगों के सामने आना पड़ रहा है और इंसाफ की गुहार लगा। मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस आवाज़ को जितना रेज कर सकते हो उतना उठाओ इसको। तो आप क्या ये कर रहे हो कुलदीप चहल के लेकर भी उसमें अभी मैंने 482 की एप्लीकेशन डाली है हाई कोर्ट में, जिसका नंबर लग जाएगा जो मंडे या ट्यूसडे को लग जाएगी, जिसमें कोर्ट डायरेक्शन करेगी कि इसको स्टेटस रिपोर्ट मांगेगी कि 4.5 महीने से ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा, पेश करो रिपोर्ट। उसमें भी डायरेक्टली कुलदीप चहल का नाम लिखा हुआ है। उससे लड़ाई है सीधी। थैंक यू जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ਕ।